अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। समझ गए बच्चों? तो अभी आपको मैंने सारा जो इम्पोर्टेंट एलिमिनेशन है उनके बारे में बताया। अब हम आते हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस है उनकी क्या मैकेनिज्म है। तो देखो बच्चों, इसकी जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से है। पहला आती है यूनिमोलिकुलर, ठीक है, एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, इसको लिखा जाता है क्या, इसका जो सिंबल है वो E1। तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन होता क्या है, पहले हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लें और फिर हम आते हैं अगली मैकेनिज्म में। तो देखो बच्चों, ये मेनली तो आपको देखना है कि इट, ठीक है, ऑब्जर्व्ड इन टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है बच्चों, अल्कोहल्स और ईथर्स, इनमें ऑब्जर्व होती है, ये मिलती है, ठीक है। और कंप्लीट होती है, इसके जो स्टेप्स होंगे 2 स्टेप्स। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कि यहां पर आपने सपोज CH3, ये है CH3 और ये है Cl। ओके, यहां पर एक पोलर मीडियम लगेगा, ये है। तो यहां पर आ जाएगा CH3 प्लस प्लस, यहां पर Cl माइनस, ये बन गया कार्बोकैटायन। ये जो बच्चों है यही RDS है, क्योंकि ये स्लो स्टेप है। समझ गए ना? एक ये होता है। दूसरा स्टेप होगा कि अब जो ये कार्बोकैटायन बना है, अब ये अपने आप को ज्यादा स्टेबल करेगा, मींस यहां से बॉन्ड यहां आएगा और यहां जो आपने बेस लिया है सपोज OH माइनस है, तो ये उसके साथ रिमूव होगा और ये फास्ट होता है। और अब जो फॉर्मेशन होगा वो इस तरह से आपको एक एल्कीन का फॉर्मेशन दिखेगा और ये है BH, या हम ये कहें H2O रिमूव हो गया और ये बन गई हमारी क्या, एल्कीन। समझ गए ना? अगर मैं इसका एक प्रोफाइल डायग्राम बना दूं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं जिनको आप विशेष ध्यान रखें, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। कि यहां पर अगर हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें, तो अभी आपने देखा था कि ये है Cl, ठीक है। इसका डायग्राम आप देखोगे इस तरह से दिखेगा आपको, ये मतलब यहां पर, बल्कि और ये तो एक एक्सोथर्मिक नहीं बल्कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। देखो कैसे, यहां से ये वाली जो कंडीशन है ये ऐसी है, बिल्कुल ये ट्रांजिशन स्टेट होगी जब Cl निकलने वाला था। और जैसे ही क्या बना कार्बोकैटायन, तो एकदम से एनर्जी डिक्रीज होगी और यहां पर ये बन गया आपके पास CH3 होल थ्राइस C+। ये स्टेबल होता है, इसलिए जो है थोड़ा कम एनर्जी वाला होगा। तो ये यहां पर जो है ये कहलाएगा हमारा क्या, TS फर्स्ट, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों कि यहां पर अब अगला जो है, यहां CH3 होल ट्वाइस C, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये है CH2 और ये है H। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो बेस है प्रोटॉन को निकालना है, वो इस तरह से यहां पर जुड़ जाएगा प्रोटॉन के साथ और वहां पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड का नेचर आएगा, और सॉरी डबल पार्शियल बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड, और इस तरह से यहां पर बेस जुड़ा होगा। तो यहां पर जब ये बेस टकराएगा तो थोड़ा फिर एनर्जी बढ़ेगी और जैसे ही एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ एकदम से एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ये एक एंडोथर्मिक है, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और एक पाई बॉन्ड बना है, तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इसलिए इस रिएक्शन का अगर आप देखोगे कि जो डेल्टा एच आर है वो कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। और यहां पर जो डेल्टा एस है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी अगर हमें नेगेटिव लाना है तो ध्यान रखें कि टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एस से ज्यादा करनी पड़ेगी और इट इज पॉसिबल,
ठीक है, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर, इसीलिए रीजन है कि हमें जब भी देखो एलिमिनेशन बताना है वहां टेम्परेचर जरूर लिखा होगा। इस तरह का एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आएगा इसका। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें याद रखना है। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर आपको क्या करना है बच्चों कि इनके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तो ध्यान रखें कि इसका जो रेट है वो ओनली डिपेंड ऑन दी एल्काइल हैलाइड। ओके, ये है। तो ये है, क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये है यूनी मॉलिकुलर रिएक्शन। एक तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा जो है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अल्फा ब्रांचिंग। समझ गए बच्चों, किस पे, अल्फा ब्रांचिंग या साइज ऑफ हैलोजन, या हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं बीटा ब्रांचिंग। ना, इसमें बीटा से कोई लेना देना नहीं है, हम हटाओ भी ऐसे उसमें आएंगे। या ठीक है, बेसिसिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। समझ गए बच्चों कि जो ग्रुप निकल रहा है उसकी बेसिसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। देखो कैसे, तो इसका मतलब है CH3CH2X है, तो इससे ज्यादा रिएक्शन होगा CH3CH2। ठीक है, ये होल ट्वाइस। इस तरह से अगर हम सेकेंडरी टर्सरी इनमें भी कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि CH3 होल ट्वाइस CHX, इससे ज्यादा CH3 होल थ्राइस CX। ठीक इसी तरह से CH3 CH2 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 और Cl है, तो इससे ज्यादा होगा CH2 CH CH2 CH2 Cl। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन जाएगी। समझ गए ना, इससे ज्यादा स्टेबल एल्कीन इसमें बनेगी। ठीक इसी तरह से लिखा है CH3 होल थ्राइस CF, तो इससे फास्ट होगी। CH3 होल थ्राइस CCl, इससे ज्यादा फास्ट होगी CH3। ठीक है, Br, और इससे ज्यादा फास्ट होगी बच्चों CH3CI के साथ। ठीक इसी तरह से आप देखते हैं कि RCX ज्यादा फास्ट देते हैं R3C, ठीक है, OH से, और ये ज्यादा फास्ट देंगे OR से, और ये ज्यादा फास्ट जो रिएक्शन होंगी ये OR के साथ, और यहाँ OH, और इनसे कहीं वीक होंगी क्या, NH2 के साथ। क्योंकि RO और OH में ज्यादा बेसिक कौन है बच्चों, वो उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर OH की आएंगी क्योंकि OR ज्यादा बेसिक है देन OH से, तो यहाँ OH और यहाँ क्या OR। तो भी एलिमिनेशन इनमें इस तरह से दिखेगा आपको। समझ गए ना, ये है कि जो है एलिमिनेशन में R1 E1 का अगर ऑर्डर पूछे तो इस तरह से हैलोजन की रिस्पेक्ट में देख लिया आपने। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है एलिमिनेशन E1। और देखो और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं हम इसमें, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि रिंग एक्सपांसन। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल सहित बताए हैं, रिंग एक्सपांसन, हाइड्राइड और एल्काइल माइग्रेशन। ठीक है, ये जो है माइग्रेशन जो है, और पॉसिबल इन E1। ठीक है, कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि ये ग्रुप है और CH2 और ये है हैलाइड, यहाँ आप KOH की रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह से 5 मेंबर्ड की एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये लिखा है CH3 और ये है CH3 CH, ये है Cl एंड CH3। यहाँ आपने KOH के साथ हीट कर दिया अल्कोहलिक, तो आप देखोगे कि आपको इस तरह की एल्कीन बनी दिखेगी ऐसे। तो ये एल्काइल माइग्रेशन के कारण ऐसा पॉसिबल हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से। अगर इसमें ठीक है प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेथ-जेफ रूल, इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बच्चों वो सेथ-जेफ रूल से होता है। मींस मेजर जो है CH2
2 CHX एंड CH3, ठीक है, QH ले लिया जाए अल्कोहलिक, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये पॉसिबल होगा क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा और वो अपने आप को ज्यादा स्टेबल करना चाहेगा, तो रिंग एक्सपांसन हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है, तो ये सिर्फ किसमें दिखाई देता है रिंग एक्सपांसन हो चाहे अल्काइल माइग्रेशन, केवल E1 में ही ऐसे पॉसिबल होते हैं बच्चों। इसके अलावा E1 डू नॉट शो, ठीक है, आइसोटोपिक इफेक्ट बिकॉज, ठीक है, RDS not related with removal of proton। समझ गए बच्चों कि ये प्रोटॉन के रिमूवल से रिलेटेड नहीं है। अगर हम ये कहें कि ये लिखा है CH3 और ये है CH3 और यहाँ H है और ये है C और यहाँ X और ये है CH3, और एक ले लिया जाए CH3 और यहाँ D लगा दिया जाए CH और X और CH3, और दोनों में एल्कीन का फॉर्मेशन देखा जाए, ठीक है, कि KOH हम अल्कोहलिक लेके और इसका रेट, तो जो रेट ये मान लो R1 है और यहाँ से भी ये R2 रेट है यहाँ पे KOH की प्रेजेंस में, तो CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3 डबल बॉन्ड CH3, तो R1 इक्वल टू R2। इसका मतलब है कि प्रोटॉन का रिमूवल होना एक रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप नहीं है। लेकिन हाइड्राइड माइग्रेशन अगर होता है बच्चों तो वो आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में जब हाइड्राइड माइग्रेशन होगा तो वो उसमें क्या करेगा, H और C और H के बीच की बॉन्ड एनर्जी पे इफेक्टेड होगा। तो इस तरह से यहां पर आप देखेंगे कि ये इफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो ये तो था हमारा E1 एलिमिनेशन। अब मैं बता दूं E2 एलिमिनेशन कौन सा बच्चों, दूसरा क्या है हमारा बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन हम ले रहे हैं हम, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन मींस E2, ठीक है। ये जो होता है मेनली गिवन बाय प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इनमें होगा अल्कोहल्स हो गए, ठीक है, ईथर्स हो गए, एक्सेट्रा, एंड कंप्लीटेड इन वन स्टेप। ये है मीन्स CH3, और ये बता दूं कि ये जो होगा वन स्टेप एंड proceeds with formation of TS and trans elimination takes place। समझ गए बच्चों इस क्या होगा, ट्रांस एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। देखो कैसे, जैसे ये है OH माइनस या बेसिक ग्रुप है, ठीक है, यहाँ है H और ये है, ठीक है, CH2 और ये है X। तो कुछ समय के लिए इस तरह से जो बेस है OH ग्रुप है, या जो भी आप बेस ले रहे हैं, मैं बेस भी लिख सकता हूं कि जो OH ग्रुप है वो प्रोटॉन, जो बीटा प्रोटॉन है, बीटा तो आप समझ गए होंगे ना कि ये अल्फा है और ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। तो ये जो OH माइनस है वो कुछ देर के लिए इस तरह से बीटा जो हाइड्रोजन है, ठीक है, प्रोटॉन जो निकलना है बीटा पोजीशन में, उसके साथ ये जुड़ जाता है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें निकलने वाला प्रोटॉन और निकलने वाला जो हैलोजन है वो पार्शियली बॉन्डेड हो जाते हैं और एल्कीन का एक डबल बॉन्ड नेचर आता है। तो ये बनता है TS, और इसके बाद यहाँ क्या H2O रिमूव हो जाएगा, X रिमूव हो जाएगा और हमें मिल जाएगी एल्कीन, इस तरह से। तो ये ट्रांस एलिमिनेशन होता है।
ट्रांस एलिमिनेशन को मैंने इससे पहले भी खूब अच्छे से समझा दिया। मीन्स अगर हम ये कहें कि ये है CH3, ठीक है, और यहाँ है H, और यहाँ पर है H, और यहाँ पर है क्या बच्चों, Cl, ठीक है, फिर यहाँ पर है H और यहाँ पर है H। तो जो एलिमिनेशन होगा ना, ये जो Cl है ये वाला, ये इसके साथ, ये वाले हाइड्रोजन के साथ ही रिमूव होगा। ये ट्रांस में है। यहां से ये अगर हम देखें तो ये क्या है, सिस में है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन आपसे पूछ ली जाए कि कहां आएगी बच्चों, तो आप तुरंत यहां लगाओगे, और बाकी इनमें कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा इस तरह से। ये तो जितना ज्यादा बीटा प्रोटॉन एसिडिक होगा उतने जल्दी रिमूव हो जाएगा, और उतने जल्दी वहां से जो है, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो वन स्टेप ग्राफ वाला आप तो जानते ही हैं, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है कि यहाँ था हमारे पास CH3, CH2 और Cl, या जो भी X आपने लिया और ये बेस लिया था आपने, तो देखा है इस तरह से स्टेट नहीं आएगा। यहाँ पर क्या था, जो बेस है OH, ये बीटा प्रोटॉन से जुड़ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का नेचर आएगा, और ये Cl, तो यहाँ पर TS मिलेगी। और फिर ये देखा आपने कि जैसे ही ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो यहाँ पर एक ही स्टेप में रिएक्शन चल जाएगी, और इसमें भी डेल्टा H जो है बच्चों वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ बनती है ट्रांजिशन स्टेट, और ये वन स्टेप प्रोसेस। यहाँ तक बात समझ गए होगे आप अच्छे से। अब अगर हम यहाँ कहें कि जो रेट है वो किस किस पे डिपेंड था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बेस है OH और यहाँ पर जो RX, तो ये एक सेकेंड, ठीक है, ऑर्डर बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, कुलर रिएक्शन है बच्चों। एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक सिंपल से ले लें हम इनको। ये एक तो ये है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जो रेट है ना बच्चों इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा ब्रांचिंग, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर उसके जैसे इवन जैसे साइज ऑफ हैलोजन, बट बीटा ब्रांचिंग से डिक्रीज होगा, क्योंकि बीटा पोजीशन में अगर प्रोटॉन ही नहीं रहेगा तो कैसे निकालोगे। मतलब ये हुआ कि जैसे CH3, CH2, ठीक है, Cl, तो इससे ज्यादा वही CH3 होल ट्वाइस CHCl, और इससे ज्यादा CH3 होल थ्राइस CCl। बट अगर हम ये कहें कि ये है हमारे पास CH2 और Cl, समझ गए ना, तो इससे कम रेट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फिर जब क्राउडिंग होने लगेगी बीटा पोजीशन में तो प्रोटॉन निकालने के लिए दिक्कत आएगी। और इस तरह से यहाँ पर अगर हम ये कहें कि सबसे, तो ये E2 का रेट है। हैलोजन की बात करें तो इससे ज्यादा वही, जितना बड़ा हैलोजन उतने जल्दी निकलेगा, और जितना बड़ा जल्दी निकलेगा उतना ही फास्ट होगी E2। तो वही सेम लगभग जो है बच्चों E1 में है, वही E2 के लिए कंडीशंस होती हैं इसमें, समझ गए ना। नो रीअरेंजमेंट, ध्यान रखें कि नो रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांसन, समझ गए ना, पॉसिबल। इसमें इस तरह का कोई रिंग एक्सपांसन नहीं होगा बच्चों, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि इसमें कोई कार्ब कैटायन नहीं बन रहा है। मतलब अगर हम ये कहें कि ये है CH3 और ये है H, और ये है CH, ये है Cl, और ये क्या है CH3, अगर मैं कहूं कि एक प्रोडक्ट ये बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट इस तरह का यूं, और एक प्रोडक्ट बन रहा है ऐसा, ये है, तो ये E2 को शो कर रहा है, ये E1 को शो कर रहा है कि वहां से प्रोटॉन नहीं निकला जहां से वो माइग्रेट हो सकता था। तो E2 में किसी प्रकार का रिंग एक्सपांसन नहीं होता, किसी प्रकार से वो नहीं होता। ट्रांस एलिमिनेशन मैंने आपको बता ही दिया, ट्रांस एलिमिनेशन होता है। और जो एलिमिनेशन है जो है E2, ठीक है, इफेक्टेड बाय आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक
isotopic substitution, because proton removal and halogen removal जो है बच्चों both, ठीक है, डिसाइड RDS दोनों पे डिपेंड करेगा। कि अगर हम ये कहें कि यहां पर CH2 है और यहां H है, CH2 और ये है X, ठीक है, यहां आप बेस ले रहे हैं यहां D है CH2 और ये है X, यहां R1 रेट है और यहां R2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां BH, तो यहां पर DH या सॉरी BD, इस तरह से। तो ये जो R1 है ना, R1 ज्यादा होगा देन R2 से, क्योंकि CH बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है देन CD बॉन्ड। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि CH की बॉन्ड एनर्जी जो CD है उससे कम होगी, और यही रीजन है कि जल्दी प्रोटॉन रिमूव होगा इस तरह से। तो ये आपने देखा, और जितनी भी स्टीरियो केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, वो E2 में आएंगे बच्चों अगर उनमें किसी प्रकार का स्टीरियो केमिकल चेंज आता है, मींस ये स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं। कि आप सिस लेंगे, वही अभी आपको मैंने बताया है, CAR तो RAC और TAM तो MAT, कि रैस्मिक मिक्सचर लोगे एंटी एलिमिनेशन होगा तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, मीजोफॉर्म लोगे एंटी एलिमिनेशन होगा तो ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। ये तभी होगा जब ट्रांस एलिमिनेशन होते हैं, एंटी एलिमिनेशन होते हैं, और एंटी एलिमिनेशन किस में होते हैं? E2 में। कि अभी आपको मैंने बताया था कि ये है H, ये है Br, ठीक है, ये है H, ये है Br और ये है CH3। अगर इसमें एंटी एलिमिनेशन होगा तो आप जानते हैं कि ये रैस्मिक मिक्सचर है, तो बन जाएगा CH3, इस तरह से सिस एल्कीन बनेगी। ओके, और अगर मान लो आपने मीजो फॉर्म में ले लिया इसका Br, इस तरह से ये H है, ये है H, ये है Br और ये है CH3, तो आपके पास इस तरह से एक ट्रांस एल्कीन बनेगी। ये मीजो है, ये ट्रांस है, ठीक है, ये रैस्मिक है, ये है सिस, ये एंटी एलिमिनेशन है, कौन सा? E2, तो ये भी E2 है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि E2 एलिमिनेशन में ये प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। इसमें भी वही सैडजेफ रूल और वो सारे रूल्स लगते हैं। और एक मैकेनिज्म और बता दूं बच्चों, और वो है E1CB। कौन सी है? E1CB। इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म। समझ गए ना? ये है यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म, ठीक है। और इसमें मेनली हाफमान प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होता है। समझ गए ना? ये है, इसका मतलब है कि प्रीडोमिनेंट होगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर मान लो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बेस दे रखे हैं, बल्कि बेस दे रखे हैं, ठीक है, वैड जो है लीविंग ग्रुप है, क्या है? अगर जो लीविंग ग्रुप है बहुत ही ज्यादा बैड टाइप का है, जो इजी नहीं निकल सकता, समझ गए ना, तो बैड लीविंग ग्रुप के कारण भी ये जो है मैकेनिज्म आपको दिखाई देगी कि यहां पर जो है लीविंग ग्रुप जो है बैड होगा, तब ये इस तरह से मिलेगी रिएक्शन। कि R1C जो है, E1CB जो है, वो कब हमें देखना है? जब बिल्कुल लिविंग ग्रुप जो है बहुत ही ज्यादा वीक होगा और हाईली एसिडिक, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन की जो है, बीटा हाइड्रोजन अगर हाईली क्या दिख रहे हैं आपको? एसिडिक दिख रहे हैं,
तो ध्यान रखें कि उनमें भी आपको इवन सीवी मैकेनिज्म ही दिखानी है। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल, देखो इस तरह से ले कि यहां पर लिखा है CH3, ठीक है, CH, और यहां पर है बच्चों फ्लोराइड, ठीक है, और यहां CH, ये है CHCl2। यहां पर मान लो आपके पास बेस आपने लिया ये, तो पहले यहां पर CH3 CHF और CCl2 नेगेटिव आयन बन जाएगा, और यहां NH3, तो ये बना एनाइन। ध्यान रखें ये फास्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये इधर आएगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CCl2, तो यहां पर फ्लोराइड निकलना, ये RDS होता है। मींस अगर हम ये कहें कि इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो वो ऐसे दिखेगा आपको कि ये था आपके पास CH3 CHF और CHCl2, तो यहां पर जो बचा है CH3 CHF, समझ गए बच्चों, और Cl2 एक एनाइन बना है कि यहां पर Cl2 और ये जो है H और यहां पर NH2 जुड़ा हुआ था, यहां पर बनेगा CH3 CHF और CCl2 माइनस, और यहां पर जो है कि जो ये था CH3, ठीक है, और यहां पर है CH, ये फ्लोराइड निकलने की कंडीशन में आ जाएगा, और यहां पर CCl2 और यहां नेगेटिव, बस। तो यहां पर ये TS1 है और ये है TS2, तो यहां पर TS2 TS1 से ज्यादा एनर्जी है, मतलब है कि एनाइन जो रिमूवल है बच्चों वही क्या है, RDS। तो इस तरह से ये है हमारे पास बाई मॉलिकुलर की, इसमें बेस की भी जरूरत है, और इस तरह से प्रोटॉन के रिमूवल के साथ ये निकलती है, उसके बाद एनाइन निकला। तो एक स्टेप में हुआ है ये, मतलब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो यूनिमॉलिकुलर हो गई ना, ये कैसी हो गई, यूनिमॉलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इवन सीवी। तो अगर हम हाफमैन प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, हाफमैन प्रोडक्ट, तो भी इसी तरह से चलती है कि CH3 CH2 CH, ठीक है बच्चों, और ये था Cl और CH2H, और आपने यहां पर बहुत ही बल्कि बेस लिया था, ठीक है, तो आपने देखा था कि बल्कि बेस के कारण ये बड़े बड़े साइज के हैं, तो भी ये कुछ समय के लिए इस तरह से कार्बेनाइन बना देंगे। पहले CH3 CH2 CH Cl CH2 माइनस और प्लस Cr3, यहां पर या हम ये कहें कि यहां पर ये प्रोटॉन निकल गया R3COH, फिर ये इधर आया, ये निकल के बाहर हो गया। और यही रीजन है कि अगर बल्कि बेस या बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं या बहुत ही बैड लीविंग ग्रुप हो जैसे फ्लोराइड जैसे, तो ये पहले कभी नहीं निकलते। इनको निकालने के लिए पहले एनाइन बनेगा, एनाइन शिफ्ट करेगा, तो हाफमैन प्रोडक्ट, इसीलिए जो है इवन सीवी मैकेनिज्म में हाफमैन प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होता है, क्योंकि ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है या बैड लिविंग ग्रुप हो तो पहले एनाइन बनता है, एनाइन ने धक्का दिया तब जाके ये क्या होता है बच्चों, निकल के बाहर हो रहा है। और यही कारण है कि इवन सीवी मैकेनिज्म में हाफमैन प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा आता है। ठीक इसी तरह से आप इसमें समझो, देखो CH3 CH, यहाँ है H, CH यहाँ है N, R3 प्लस, ये मान लो OH ग्रुप है, ठीक है, यहाँ है CH2 और यहाँ H, तो आप देखोगे कि ये मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक, ठीक है, हाइड्रोजन, क्योंकि 1 डिग्री ये है, और ये है लेस एसिडिक होगा। दो रीजन के कारण इसका इंडक्टिव इफेक्ट, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 2 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर आएगा, समझ गए ना, जैसे ये इधर शिफ्ट होगा तो एनायनिक कैरेक्टर, जबकि यहां पर क्या आएगा बच्चों, 1 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर, ठीक है, और ये मोर स्टेबल होगा। और यही कारण है कि यहां का प्रोटॉन तुरंत निकल जाएगा, कि OH जाएगा उसको निकालेगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH, ठीक है, और N R3 प्लस था, यहां पर CH2 माइनस हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये निकल के बाहर हो जाएगा, और इस तरह से हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जल्दी मिल जाएगी, और इस तरह से NR3 बाहर हो गया। तो ये इसका
डोमिनेंट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट होगा, इस तरह से। तो ये है E1CB मैकेनिज्म। तो ये तीनों मैकेनिज्म बता दी, तीनों की ऑर्डर, क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे इनमें, इस तरह से। तो यहां तक मैं समझता हूं कि अब आप कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट में, जिसमें हम अब अगला जो स्टडी करेंगे उसमें टोटली हम लेंगे कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये मैंने दोनों तीनों मैकेनिज्म बता दी, उनको अच्छी तरह से आप समझना एक बार, फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम एंड करेंगे इस बैच क्लास को।